हेलो एंड वेलकम बैक इन माय एजुकेशन चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस। दोस्तों, आप सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आपने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसके बाद आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन को जान लेना और जानने के बाद इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी निकाल लेना और इसके बाद जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, तब फिर बहुत आराम से वो बन जाएगा, बिना किसी चुनौती के, बिना किसी कठिनाई के। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको सोचा इस वीडियो में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य, ये चीज आपको बता दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंग्लिश में टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत WH टाइप, एस नो टाइप आते हैं, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरे पे आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा, चौथा ऑप्टेटिव है और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इंटर क्लास का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर उसकी हिंदी समझ ली जाए, ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद क्लियरली जान लिया जाए, तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसके अनुवाद के बारे में बताता हूँ। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, ब्लेसिंग, प्रेयर और कर्स, यानी ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना या अभिशाप का बोध होता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये चीज आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हो सारे सेंटेंसेस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ 2-4 चीजें जरूरी हैं, उनको याद रखिए। सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं, MAY में। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अगर ईश्वर या भगवान सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उन्हें लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट के रूप में वो नहीं आते हैं तो फिर उनको नहीं लिखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ईश्वर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, ईश्वर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे। कौन आशीर्वाद दे? ईश्वर। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो भगवान यानी ईश्वर सब्जेक्ट के रूप में आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट मिल गया तो आपको मेक लगा देना है आगे में, मे गॉड। ठीक, मे गॉड। अब सीधा क्रिया पे आ जाएंगे, आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देना की अंग्रेजी होता है ब्लेस। मे गॉड ब्लेस, किसको आशीर्वाद दे? नवजात शिशु को। नवजात की अंग्रेजी होता है न्यूबॉर्न, और शिशु का आप लिख सकते हो चाइल्ड। लास्ट में ये चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो ये बन गया, ईश्वर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस द न्यूबॉर्न चाइल्ड। देखो, भगवान सब्जेक्ट के रूप में आए तो लिखे जाएंगे, नहीं आए तो नहीं लिखे जाएंगे। ये सेंटेंस इस तरह भी बन सकता है, ईश्वर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस द न्यूबॉर्न चाइल्ड। मैं हटा दूं तो भी सही रहेगा। चलो ये देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में मैं अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। ईश्वर करे तुम अपने प्रयास में सफल हो जाओ। कौन सफल हो जाए? तुम। यहां पे देखो, ये जो ईश्वर है ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आए हैं। ईश्वर करे तुम अपने प्रयास में सफल हो, कौन सफल हो? तुम। अब ईश्वर का कोई काम ही नहीं है, वहां पे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट कोई दूसरा मिल गया तो फिर ईश्वर ना लिखिए, मैं लगाइए और सब्जेक्ट लिख दीजिए यू, मे यू। सफल हो, होना की अंग्रेजी बी होता है और सफल की अंग्रेजी सक्सेसफुल। अब ये लिखा जाएगा अपने प्रयास में, मे की अंग्रेजी इन और अपना की अंग्रेजी यू के साथ योर, और प्रयास की अंग्रेजी लिख देंगे एफर्ट्स, और लास्ट में लगा देंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह।
ईश्वर करे तो अपने प्रयास में सफल हो, कौन सफल हो? तुम। तो ईश्वर लिखा ही नहीं गया, तो ये हो गया मे यू बी सक्सेसफुल इन योर एफर्ट्स। ये बात ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में भगवान आते हैं तो उनको लिखिए, नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी ना लिखिए, ठीक है। ऐसे वाक्यों को इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे तुम माना ना आए, ऐसे आज अपने प्रयास में सफल हो, आशीर्वाद दे दिया गया। इसमें पता होना चाहिए किस चीज का बोध होता है। इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, इस चीज का पता होना चाहिए, तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप सफल हो पाओगे, ठीक है। तो जैसे ये ईश्वर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे, ये शुभकामना का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बिस लिखेंगे। ईश्वर करे तो अपने प्रयास में सफल हो, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये पता होना चाहिए किस चीज का बोध होता है, ठीक है। ऐसे देखिए, भगवान हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करे। कौन क्षमा करे? भगवान। जब सब्जेक्ट के रूप में भगवान आ जाएंगे तब वो लिखे जाएंगे, मे गॉड सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन क्षमा करे? भगवान, ये सब्जेक्ट हो गया। मे गॉड क्षमा करे। क्षमा करना की पॉर्डन या फॉरगिव। मे गॉड फॉरगिव, भगवान क्षमा करे। किसको क्षमा करे? हमें, पहले वो भी लिख दीजिए, अस। तब ये लिखा जाएगा हमारे पापों के लिए। के लिए की अंग्रेजी फॉर होती है, प्रीपोजिशन फॉर। अब ये लिख देंगे हमारे पापों। हमारे की अंग्रेजी अवर, और पाप की अंग्रेजी होता है सिन, तो सिंस हो जाएगा। तो भगवान हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करे। मे गॉड फॉरगिव अस फॉर अवर सिंस। तो इन दोनों सेंटेंसेज में आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट ही भगवान के रूप में, भगवान ही सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। लेकिन जब भगवान सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे तो क्लियरली आपको भगवान को नहीं लिखना है, अवॉइड कर देना है। भगवान करे तुम सुखी रहो। कौन सुखी रहो? तुम। तो इसमें भगवान की कोई बात ही नहीं है, तो इसमें मैं आगे लगा देंगे, मैं, ठीक है, मैं। फिर कौन सुखी रहो? तुम, वो सब्जेक्ट लिख देंगे यू। कौन का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में सब्जेक्ट मिल जाता है। भगवान करे तुम सुखी रहो। कौन सुखी रहे? तुम, तो तुम ही सब्जेक्ट है, तो भगवान को लिखना नहीं है। मे यू, और रहो यानी बी मतलब हो। जब वो किसी वाक्य में क्रिया ना हो, सुखी रहो, तो उसमें कौन सा काम? कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई क्रिया ही नहीं है, देयर इज नो वर्ब। तो वर्ब नहीं है तो आपको बी लगा देना है, ठीक है। मे यू बी, सुखी की अंग्रेजी होता है हैप्पी। मे यू बी हैप्पी, बन गया। और लास्ट में ये लगा देंगे चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हमेशा अगर तुमको आशीर्वाद दिया जाए, कहा जाए तुम सुखी रहो, तो कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं सुखी रहो, बी हैप्पी। ना तो यू लिखेंगे ना तो मैं लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। बी हैप्पी लिख दो, सुखी रहो हो गया, आशीर्वाद दे दिया आपने। यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है सुखी रहो, ठीक है। और देखो, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ठीक है। दीर्घायु होना का मतलब होता है लंबी उम्र हो जाए आपकी। ये आशीर्वाद दिया जा रहा है यहाँ पे। ये चीज पता होना चाहिए किस चीज का बोध हो रहा है, आशीर्वाद देना, ठीक है। तो कौन दीर्घायु हो? आप, ठीक। तो इसमें फिर सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि सब्जेक्ट आप है, ठीक है। तो दीर्घायु होने का जो अंग्रेजी होता है वो होता है लॉन्ग लिव, ठीक है। लॉन्ग लिव मतलब होता है दीर्घायु होना। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें, अगर हम इस तरह लिख दें, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। कौन दीर्घायु हो? आप। तो मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन इसको शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है, लॉन्ग लिव, यानी इस तरह लिख दो, अगर लॉन्ग लिव, तो भी ये सही है। यानी ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, तो लॉन्ग लिव का मतलब हो गया दीर्घायु हो गया। तुम यहां पे लिखा नहीं गया। अगर इसको हम पूरा बनाएं तो फिर ये इस तरह से बनेगा, मे यू लिव लॉन्ग। और अगर इसको हम शॉर्टकट में बनाएं तो लॉन्ग लिव हो जाएगा। इस तरह बनाएंगे, पूरा बनाएंगे तो फिर मे यू लिव लॉन्ग से बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, चूंकि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर यहाँ पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये जितनी चीजें शॉर्टकट लिखी रहती हैं, लॉन्ग लिव लिखा है, इसको पूरा मानेंगे हम, इसको लॉन्ग लिव को मानेंगे मे यू लिव लॉन्ग। एक्चुअली ये उल्टा लिखा है, ये लॉन्ग लिव जो है उल्टा लिखा है, इसको होना चाहिए लिव लॉन्ग। लेकिन जब ये सीधा होगा मे यू लिव लॉन्ग, तब उस तरह होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ऐसे लिखा, इसी प्रकार इस सेंटेंस पे आते हैं, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। इसको हम बनाएंगे गो टू हेल।
यानी नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। ये पूरा नहीं लिखा गया, गो टू हेल सिर्फ लिख दिया गया। अगर पूरा करना हो तो एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा है, तो यू यानी मे यू गो टू हेल, ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में मानेंगे, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। इसी तरह ये भी देखो, सदा खुश रहो, तो इसमें तुम नहीं लिखा हुआ है, तुम सदा खुश रहो, तुम छिपा है वो लिखा नहीं है, तो इसको भी आप शॉर्टकट में बना सकते हो ऑलवेज। ये सदा की अंग्रेजी आगे ही लिख दी जाएगा ऑलवेज। अब खुश रहो यानी बी हैप्पी, सदा खुश रहो, ये बन गया। ऑलवेज भी हैप्पी या मे यू ऑलवेज भी हैप्पी, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले सेंटेंस पे। यह दिवाली आपके लिए शुभ हो। कौन शुभ हो? यह दिवाली। तो इसके लिए आपको मे आगे कर देना है, मे, फिर उसके बाद ये लिख देना है दिस दीपावली, दीपावली, या फिर दिवाली भी लिख सकते हैं, मे दिस दीपावली। और होना के लिए बी आपको लिख देना है, क्रिया इसमें नहीं है, क्रिया ना रहे तो बी लगा देते हैं। तो मे दिस दीपावली बी। शुभ की अंग्रेजी होता है ऑस्पिशियस, गुड भी लिख सकते हो, गुड अच्छा हो, शुभ हो, तो ऑस्पिशियस या गुड दोनों लिखा जाता है। मे दिस दीपावली बी गुड। अब आपके लिए लिख दो फॉर यू, फॉर यू, ये बन गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक अलग नियम पे, वो भी आप जान लीजिए। अगर ऐसे वाक्यों में काश शब्द आ जाता है या मेरी इच्छा है, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो इसके काश के लिए आपको याद रख लेना है ओ दैट या उड दैट, ओ दैट या उड दैट, इसका मतलब होता है काश। ठीक है, और जब ये शब्द आ जाएंगे, काश शब्द जब आ जाएंगे, तो उस वाक्य में कल्पना का बोध होगा। तो जब कल्पना, कोरी कल्पना का बोध होता है, तो फिर हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग होता है। अगर उसमें क्रिया आ गई तो फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये सारे रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। काश मैं अमीर होता, तो ये कल्पना है, ये मैं अमीर हो जाऊं या होता, ये कल्पना है। तो कल्पना के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर लिखा जाता है, लेकिन सबसे पहले काश की अंग्रेजी लिख दें, ओ दैट। मैं अमीर होता, कौन अमीर होता? मैं, आई, आई के साथ सहायक क्रिया वेयर, और अमीर की अंग्रेजी रिच। हालांकि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन कल्पना के लिए ओ दैट आई वेर रिच, वेर लग जाएगा। काश वह जीवित होता, ये कल्पना है, जीवित थोड़े है, वो कल्पना है। कल्पना के लिए ओ दैट या उड दैट लिख देंगे, उड दैट। और फिर ये लिख देंगे वह जीवित होता, तो वह यानी ही, और सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर लिख दिया जाएगा, ही वेयर। जीवित की अंग्रेजी हो जाता है अलाइव, ओ दैट ही वेयर अलाइव। क्योंकि चूंकि इसमें कल्पना का बोध हो रहा था, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर लग गया, ही के साथ वेयर लग जाएगा। हाँ, अगर ऐसे वाक्यों में क्रिया आ जाए तो आपको कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। काश मैं एक नौकरी पा जाऊं, तो काश ही आपको लिखना है ओ दैट। अब मैं एक नौकरी पा जाऊं, तो इसमें कुड से बनाएंगे, आई इसको लगा देंगे कुड, और पाना की अंग्रेजी गेट। क्या पा जाऊं? एक नौकरी, उसको लिख दो ए जॉब, ये बन गया। अब इसी में थोड़ा एक चीज और आपको समझ लेना है। काश मिल जाती या काश मिल जाता, इस सब की अंग्रेजी केवल होती है ओ फॉर, ओ फॉर। ठीक है, ओ फॉर मतलब होता है काश मिल जाता, काश मिल जाता। तो जब इतना आप लिख दोगे, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, ओ फॉर। तो इतना हो गया, काश मिल जाती। अब बचा क्या? एक प्याला गर्म चाय, तो इसका हो जाएगा ए कप ऑफ हॉट, हॉट मतलब गर्म, और चाय यानी टी, बन गया। काश एक प्याला गर्म चाय मिल जाती, ओ फॉर ए कप ऑफ हॉट टी। इसी प्रकार ये भी है, अगर काश मिल जाता का अंग्रेजी आपने लिख दिया ओ फॉर, तो उतना हो गया काश मिल जाता। अब बचा उसका मनमोहक साथ, उसका की अंग्रेजी हर, यानी कोई स्त्री की बात हो रही है या पुरुष की बात हो रही है तो हिज लिख देंगे, ओ फॉर हर। मनमोहक की अंग्रेजी प्लीजेंट, और साथ की अंग्रेजी होता है कंपनी।
ये बन गया ओ फॉर हर प्लीजेंट कंपनी। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ चीज़ें और बची हैं जिसको बताना और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी आपको समझ में आ गई है ट्रांसलेशन, और इंग्लिश की हिंदी भी आप निकालना अगर आपको आ जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आराम से आप बना लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अगर समझ में आपको आ गई हैं। अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए। शेष थैंक यू।